किसने गाया, किसने गाया भाई? ये तो हमारे ऑफलाइन वाले ही बता देंगे किसने गाया। मांगी बाई ने। मांगी बाई कौन सी? मांगी बाई किसी नृत्य वाली, जिसका संबंध बिनोता गांव चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ के अंदर तो जन्म हुआ है, ससुराल तो कहाँ है? पाली में। इसलिए तेरे ताली नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पाली। लेकिन केसरिया बालम सर्वप्रथम जिसने गाया वो मांगी बाई उदयपुर वाली है, ठीक है। और जिसने सर्वाधिक बार गाया वो बीकानेर वाली है, कौन सी? अल्लाह जिल्ला बाई। अल्लाह जिल्ला बाई को क्या बोलते हैं? मरु प्रदेश की कोकिला। जबकि राजस्थान की कोकिला गौरी देवी कौन सी? वे भी दो ही है, बीकानेर वाली। ठीक। चलिए तो हम आते हैं टॉपिक पर। हम चर्चा कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास को लेकर, और मेवाड़ के इतिहास में जिस शासक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आपके राणा सांगा, या फिर आप कह सकते हैं संग्राम सिंह फर्स्ट, क्योंकि एक और भी तो बने हैं संग्राम सिंह सेकंड, ये है फर्स्ट। संग्राम सिंह फर्स्ट या फिर सांगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो इनके द्वारा किए गए जो प्रमुख युद्ध हैं उनसे संबंधित। लेकिन कभी कोई क्वेश्चन आ जाए परिचय से, तो इनके पिताजी का नाम क्या है? तो रायमल है। माताजी का नाम क्या है? रतन कंवरी। ठीक है, दादा का नाम वही है? नहीं नहीं, दादा से पूछ, दादी को पूछो, दादा इंपॉर्टेंट है ना। कौन है? हाँ, रायमल। रायमल के पिताजी कौन है? कुंभा। कुंभा की हत्या करने वाला तो था उदा, और ईडन से जिसको बुलाया और राजा बनाया वो है रायमल। संग्राम सिंह को कौन सी उपाधियां हैं? कभी यहां से कोई क्वेश्चन बन जाए। हालांकि एक तो इंपॉर्टेंट ही है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कौन सा? देखिए, एक तो है सैनिकों का भग्नावेश, और एक है आपके दुर्गों के भग्नावेशों का उद्धारक। तो सैनिकों का भग्नावेश तो किसे कहते हैं, और ये दुर्गों के भग्नावेशों का उद्धार किसे कहते हैं? कुंभा को। क्योंकि कुंभा ने मेवाड़ के जो 84 हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। ये बात कौन कहता है? वीर विनोद। इसके अलावा एक और कौन सी उपाधि है सांगा को? वो है हिंदुपत। हिंदुपत उपाधि है, ठीक। इसके अलावा कौन कौन से युद्ध हमने पढ़ लिए हैं? अच्छा, सबसे पहले खातोली पढ़ लिया। खातोली कहां है, कब हुआ है? 1517 के अंदर। और खातोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो एक तरफ तो सांगा और एक तरफ कौन थे? इब्राहिम लोदी। इस युद्ध की क्या खास बातें थी? इसी युद्ध के अंदर याद रखिएगा, सांगा का एक हाथ और एक पैर कट गया। दूसरी विशेष बात क्या थी इस युद्ध की? इसमें किसने किसके पुत्र को कैद किया था? यह क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन आ रखा है खातोली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उसमें आ रखा है कि यह युद्ध सांगा और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। दूसरा कथन था इस युद्ध के अंदर सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। तीसरा था सांगा ने इसी युद्ध के तहत इब्राहिम लोदी के पुत्र को कैद किया। तो तीनों ही बातें क्या है? सत्य है। फिर इसके बाद में कौन सा युद्ध हुआ? बाड़ी। बाड़ी कहां है और कब हुआ? ये 1518। ये भी किन के मध्य हुआ था? इसमें इब्राहिम लोदी नहीं आया था, सेनापति आए थे। कौन? ठीक है। इसके बाद में कौन सा हुआ? गागरोन का युद्ध। और गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519। किन किन के मध्य हुआ? सांगा और महमूद खिलजी सेकंड। कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य कौन सा हुआ? बस वो याद रखना, कुंभा का जिस मालवा शासक के साथ युद्ध हुआ वो महमूद खिलजी फर्स्ट है, और वो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। मालवा जीते थे और उसी उपलक्ष्य के अंदर चित्तौड़ में बना था विजय स्तंभ। लेकिन याद रखना है सांगा के साथ जो थे वो कौन थे? महमूद खिलजी सेकंड। कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन। क्या वजह थी? मतलब ऐसे नॉर्मल बताओ तो, बाकी कोई जरूरी नहीं है मतलब। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक, यस। जितनी धीमी गति से बोल रहे हो उतनी धीमी गति से तो आक्रमण हुआ ही नहीं था, बहुत तेज गति से था ये। मालवा के शासक कौन थे? महमूद खिलजी सेकंड। उन्होंने आक्रमण किया था किस पर? चंदेरी के मेदिनी राय पर। मेदिनी राय सहायता मांगने आया था किसे? सांगा से। इसलिए सांगा ने मेदिनी राय को क्या सौंप दिया था? यहां पर अटैक किया था किसने? महमूद खिलजी सेकंड ने। इसीलिए युद्ध हुआ था कौन सा? गागरोन का। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध की कोई खास बात हो तो मतलब कैद कर लिया। फिर कुंभा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था सारंगपुर के युद्ध के तहत। महमूद खिलजी फर्स्ट को 6 माह तक कैद किया और वापस रिहा कर दिया। लेकिन यहां जब सांगा महमूद खिलजी सेकंड को रिहा कर रहा है तो जमानत के तौर पर उसके पुत्र को रख रहा है। बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद में कौन सा युद्ध? बयाना। बस बयाना का युद्ध क्यों हुआ था? वजह आपको पता है। बयाना का कौन था इस समय प्रशासक? क्या नाम था उसका? निजाम खान था। इधर निजाम खान था, इधर से सांगा की सेना का प्रमुख कौन था? भोजराज। और उधर से बाबर की सेना का प्रमुख कौन था? मेहंदी ख्वाजा। इनके मध्य युद्ध हुआ। इस बयाना की वजह से कौन सा युद्ध होने जा रहा है? खानवा। तो हेडिंग लगाइए खानवा, लिख लिया खानवा। खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ है? 17 मार्च 1527। वीर विनोद के अनुसार यह युद्ध कब हुआ है? 16 मार्च 1527। क्योंकि बयाना का युद्ध कब हुआ है?
16 फरवरी 1527, एक माह बाद लड़ा गया कौन सा युद्ध? खानवा का। उसी प्रकार सारंगपुर का युद्ध वीर विनोद के अनुसार कब हुआ है भाई? वैसे नॉर्मली 1437 है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। वीर विनोद के अनुसार जब प्रॉपर्ली पूछा जाए तो याद रखना है कब हुआ था। हाँ, वैसे 1437 वीर विनोद के अनुसार याद रखना 2 साल के बाद। वैसे वीर विनोद ग्रंथ के अंदर राजस्थान में जितने भी युद्ध आप पढ़ेंगे उसके अनुसार अलग ही डेट मिलेगी आपको, कोई सा भी हो। उन्होंने कहा कि मैं लिखने वाला हूं तो मेरे हिसाब से लिखूंगा, आप अपनी तरफ से किसी के बारे में इतिहास लिखेंगे तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। हाँ, तो क्यों लिखना है किसी के बारे में, मत लिखो। अरे वैद्य पाँव आ गई। खानवा का युद्ध, खानवा कहां पर है? भरतपुर। कभी भरतपुर ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा? रूपवास तहसील। खानवा का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? बस याद रखना, एग्जामिनर जरूर ये क्वेश्चन पूछेगा। और तो क्या ही बचा है, खानवा से कुछ बचा भी नहीं है ना, ये जरूर बचा हुआ है। कौन सी नदी है? गंभीर। कौन सी है? क्योंकि ये जो गंभीरी आप पढ़ते हैं ना, ये गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। याद रखना, ये गंभीरी किसकी सहायक नदी है? बेडच की है। और ये गंभीरी कहां से आती है? जावेद की पहाड़ी, एमपी से। याद रखना, इस गंभीरी की सहायक नदी है गुजरी, गुजरी और वागन। और ये कौन सी है? ये गंभीर है। ये हमारे राजस्थान से प्रवाहित होकर यमुना में विलय होने वाली राजस्थान की दूसरी नदी है ये। तो पहली कौन सी है? चंबल। पहली चंबल, दूसरी गंभीर, तीसरी कौन सी थी? तीसरी कौन सी थी, अब नहीं जाती है, वो थी कभी, वो है बाणगंगा। क्योंकि वर्तमान के अंदर आप देखेंगे तो बाणगंगा जो नदी है वो अपना स्थायित्व रखती है आंतरिक अफवाह तंत्र में। किसमें रखती है? आंतरिक अफवाह तंत्र में। तो याद रखना कौन सी नदी थी ये? गंभीर नदी के किनारे हुआ है कौन सा? खानवा का युद्ध। और कहां तक लिखा था इसमें? कारण, ठीक है, बस चलिए। खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में एक तरफ है आपके कौन? महाराणा सांगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। और एक तरफ है बाबर, जो भारत का प्रथम मुगल शासक है। इन दोनों के मध्य युद्ध हो रहा है, उसकी पहली वजह तो यह बताई जा रही है बाबरनामा के अनुसार। बाबरनामा यह कहता है कि इस बाबर को हिंदुस्तान बुलाने वाला जो बंदा है वो कौन था? सांगा। पानीपत के युद्ध में बुलाया था और फिर सांगा सहायता के लिए नहीं आया था। एक तो यह वजह। दूसरी वजह है वो है बयाना की हार। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो खानवा का युद्ध हो रहा है इन दोनों के मध्य, और सांगा जीतने जा रहे हैं क्या? दिल्ली। आप मेवाड़ के इतिहास में जितने भी राजा पढ़ेंगे उसमें ये एकमात्र ऐसा महाराणा है जिसका लक्ष्य केवल दिल्ली फतेह करना था। आसपास के क्षेत्रों से इसके अच्छे संबंध थे। अभी आप जो खानवा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से ज्यादा आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, राजा, कहीं के सामंत, कहीं पर सरदार, वो सहायता करने आएंगे किसकी? सांगा की। इसका मतलब इस बंदे के अच्छे रिलेशन थे आसपास। लक्ष्य एक ही था, कौन सा? दिल्ली। और किसी भी शासक को आप पढ़ेंगे उसका लक्ष्य कतई दिल्ली नहीं था, केवल एक का था, किसका? सांगा। लेकिन हमारे इतिहास में हम ये भी पढ़ते हैं कि राजस्थान इतिहास का एकमात्र शासक जिसको दिल्ली जीतने का मौका मिला था वो है मारवाड़ का मालदेव। मौका मिला था लेकिन मौका भुना नहीं पाई। ठीक है, और यहां पर ये मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखो आगे क्या होता है। तो जब महाराणा सांगा खानवा युद्ध करने जा रहे हैं तो इसी युद्ध के अंदर महाराणा सांगा द्वारा एक पद्धति अपनाई जाती है। कौन सी? ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्या है ये? मतलब ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा, कभी पाति पर्वण से तात्पर्य है। फिर उसमें एक शब्द आपके और घुस जाएगा। फरीदा भी तो है एक। चलो इसको थोड़ा ये बताओ आप, वरना इसके चक्कर में ये भी चला जाएगा, एग्जाम में तो यही आएगा। हाँ, पत्र लिखकर सहायता मांग, ये इसका अर्थ होता है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है कि सांगा द्वारा ये जो पद्धति है कौन से युद्ध में अपनाई गई है? खानवा। हो सकता है आप गूगल पर सर्च भी कर ले, हालांकि आपके जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि आप कभी गूगल पर कोई क्वेश्चन सर्च करें। अरे नहीं, सर्च करके सबको कैसे पता चला? सबके साथ ये जी। तो कभी ऐसे सर्च कर लेंगे गलती से कि चलो आज बैठे बैठे क्या करें, ये कुछ सर्च करते, तो वहां पर आपको ऑप्शन के अंदर बयाना राइट मिलेगा। वहां पर क्या मिलेगा? लेकिन आपको स्वयं को पता है कि जब बयाना युद्ध में सांगा स्वयं गए ही नहीं थे तो इस पद्धति को क्यों अपनाएंगे? ये पद्धति जिस युद्ध में अपनाई गई है वो कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। तो इस पद्धति के माध्यम से सांगा अपने आसपास के जितने भी राजा हैं उनको पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि मैं दिल्ली के जो मुगल शासक हैं बाबर, इनसे मुकाबला करने जा रहा हूं और दिल्ली के अंदर हिंदुओं की स्थापना करने जा रहा हूं। ये पत्र लिखकर सहायता मांगे। अच्छा, सांगा का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि जिनके पास में पत्र नहीं जाएगा ना
वो भी आ जाएंगे। आप एक नाम बता सकते हैं कोई? और सांगा उससे इतना खुश हुआ था कि सांगा ने खानवा के अंदर जितने भी राजा आए उनमें से एकमात्र व्यक्ति को जागीर दी थी, खुश होकर कि ये ले। हाँ, इस नाम के आदमी बड़े अच्छे होते हैं। नहीं, कौन था? जगनेर स्थान है, वहां के थे कौन? अशोक परमार। इसलिए आप पढ़ते हैं कि अशोक परमार को सांगा ने कौन सी जागीर दी थी? ऊपर माल की। और इसीलिए अशोक परमार ने एक स्थान बसाया था, कौन सा? बिजोलिया। बिजोलिया जिसका प्राचीन नाम क्या है? विंध्यावली। तो इस पत्र के माध्यम से सांगा जो है वो अपने आसपास जितने भी राजा हैं उन सबको पत्र लिखेंगे और वो सारे इस युद्ध में आएंगे। इसीलिए खानवा युद्ध के लिए बाबरनामा, तुजू के बाबरी जिसे कहते हैं आप, इसके अंदर ये कहा गया है बाबरनामा के अंदर कि खानवा युद्ध के अंदर सांगा की सहायता के लिए, सांगा की सहायता के लिए 7 राजा, 9 रावल और 104 राजपूत सरदार आए। ये जो लाइन है ये कौन कह रहा है? बाबरनामा। कि सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में कितने राजा आए थे? 7। 9 रावल आए थे और 104 राजपूत सरदार आसपास के। अब देखते हैं इसी पद्धति के तहत महाराणा सांगा की सहायता के लिए कौन कौन आते हैं। क्वेश्चन जो बनता है ज्यादातर वो यहीं से बनता है कि कौन आए और कौन नहीं आए। आजकल आप देखते होंगे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो जैसे खानवा के युद्ध में कौन आए या नहीं आए। ये वैसे हमारे राजस्थान इतिहास में पहला ऐसा अवसर होगा जब सारा राजपूताना इकट्ठा होगा। ऐसा ही एक और अवसर आएगा आगे, और वो है 17/7/1734 के अंदर एक सम्मेलन होगा जिसका नाम क्या है? हुरडा सम्मेलन। मराठों के खिलाफ करेंगे जयपुर के शासक जिनका नाम है सवाई जय सिंह। दूसरा अवसर ये होगा। तो क्वेश्चन एक तो यहां पर सहायता के लिए कौन आए, एक हुरडा सम्मेलन में कौन आए, एक आपको पता हो तो क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी के हरावल सेना में कौन कौन शामिल थे, चंदावल में कौन कौन शामिल थे। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे। मतलब फैक्ट से ना अगर पूरा कंसेप्ट आपको आ रहा है तभी आप उस क्वेश्चन में हार डाल सकते हैं। तो यहां से हम समझते हैं कि सहायता के लिए कौन कौन आए थे, कहां से आए थे, वो सारी बात लीजिए। सबसे पहले उस शासक के बारे में लिखते हैं जो आए और मारे गए थे। जैन के किसी पेपर में पूछा था खानवा के युद्ध में निम्न में से कौन कौन से व्यक्ति मारे गए थे। आपने पढ़ रखा हो तो बता सकते हैं, बाकी ऐसे कोई। एक तो पृथ्वीराज कछावा जो आमेर के राजा थे, और दूसरा मारा जाएगा हसन खां मेवाती। चलो सबसे पहले आमेर से जो शासक आ रहे हैं उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज कछावा। आमेर से पृथ्वीराज कछावा। दूसरी बात करते हैं तो आ जाइए फिर मारवाड़। मारवाड़ में क्या हुआ? सांगा ने तो वैसे भेजा था राजा के लिए। जिस समय हम मेवाड़ के अंदर सांगा पढ़ रहे हैं उसी समय मारवाड़ का जो शासक है वो कौन है? गंगा। मेवाड़ में जिस समय सांगा है उस समय मारवाड़ में कौन है? गंगा। और इसी गंगा का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? मालदेव। आगे हम पढ़ेंगे, वैसे मालदेव जो है वो मेवाड़ का ही भांजा है, आगे हम पढ़ेंगे। तो सांगा ने भेजा था मारवाड़ के शासक को, लेकिन गंगा नहीं आया था। गंगा ने अपने पुत्र को भेज दिया था जिसका नाम क्या है? मालदेव। यानी कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ से जो आ रहा है वो मारवाड़ का राजा नहीं आ रहा है, मारवाड़ का राजकुमार आ रहा है। इसीलिए आप लिखेंगे इसके नाम के आगे वो है कुंवर मालदेव। कोष्टक में लिख देता हूं राव गंगा। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आप ये समझेंगे कि युद्ध में आ तो कौन रहा है? कुंवर मालदेव, लेकिन इस समय मारवाड़ का राजा कौन है? गंगा। गंगा ने अपने पुत्र कुंवर मालदेव को 4000 सैनिक देकर जिस युद्ध में भेजा वह है खानवा का युद्ध। ठीक है। इसी समय बात करते हैं बीकानेर। तो इस समय बीकानेर का राजा कौन है? बीकानेर की बात करते हैं तो इस समय बीकानेर का जो राजा है, वैसे आप आइडिया लगाना चाहो तो ऐसे, मतलब ऐसा जरूर नहीं है। हाँ, कल्याणमल आएगा बट वो कुंवर है। इस समय वो है राव जेतसी। कौन है? राव जेतसी। तो इसने अपने पुत्र को भेजा है जिसका नाम क्या है? कल्याणमल। मतलब बीकानेर से भी कौन आ रहा है? कुंवर आ रहा है, राजा नहीं आ रहा है, कल्याणमल। जबकि राजा तो कौन है? राव जेतसी। जबकि सांगा ने इस युद्ध के अंदर बुलाया किनको है? राजाओं को। एक राजा को युद्ध करने का जितना अनुभव है उतना इन राजकुमारों को नहीं है। एक हार की वजह ये भी रहेगी, आगे हम पढ़ेंगे कि हार के कारण क्या थे। तो 3 तो ये खास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 4 जो है वो है आपके मेवात से, जिनका नाम है हसन खां मेवाती। इसी प्रकार का एक नाम और है, यह है हसन खां मेवाती, और एक नाम है, याद रखिएगा, हकीम खां सूर।
ये हसन खां मेवाती है खानवा के युद्ध में सांगा के साथ, और ये हकीम खां सूर है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ। याद रखना। जैसे आप पढ़ते हैं कि सादड़ी से एक बंदा आया था जिसका नाम है झाला अज्जा, और ये झाला अज्जा वही है जब इस खानवा युद्ध के अंदर महाराणा जो सांगा घायल होंगे तो उनके राज चिन्ह धारण करेगा। इसी प्रकार का एक बंदा और भी है जिसका नाम है झाला बिंदा। कौन है? झाला बिंदा भी है, लेकिन ये महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करेगा कहां? हल्दी घाटी युद्ध में। तो हसन खां मेवाती और झाला अज्जा ये तो है सांगा के साथ, हकीम खां सूर और झाला बिंदा किसके साथ है? प्रताप के साथ। लेकिन यहां पर एक शब्द और भी याद रखना, ये तो कौन है? ये झाला अज्जा है। एक गोगुंदा से आए थे, याद रखिएगा, जिसका नाम है झाला सज्जा। कौन आए थे? ये याद रखना। यहां अज्जा और सज्जा दोनों ही है। ये सादड़ी से है और ये गोगुंदा से। ये सादड़ी कहां है वैसे? ये पालीवाड़ी है। बड़ी सादड़ी कहां है? चित्तौड़ में। छोटी सादड़ी कहां है? प्रतापगढ़ में। 3 है अपने। और गोगुंदा आपको पता ही। तो गोगुंदा से कौन आ रहे हैं? झाला अज्जा। अब लिखिए आप एक सिरोही। सिरोही से कौन आ रहा है? सिरोही से कौन आ रहा है? और एक ये बता दीजिए डूंगरपुर से कौन आ रहा है? बाकी तो देख लेंगे जो आएगा। यहां से बता दो। पढ़ रखा है तो बाकी तो मैं तो ऐसे ही पूछ लूंगा, मेरता से कौन आया? तो पढ़ रखा है तो सिरोही से आया था, याद रखिएगा, अखिराज देवड़ा। देखो आरएसएस भी बोर्ड क्या है कि ये जो लिखे हैं ना आपके टॉप 4-5, ये तो हमेशा से पूछता आया। आजकल उसने पैटर्न चेंज कर दिया और वो डायरेक्ट यहीं से पूछता है। जैसे ये वन लाइनर पूछा था कि खानवा के युद्ध में डूंगरपुर से आने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा, उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। नंबर 9, मेड़ता से कौन आया? ये नाम सुना कभी? क्या मेड़ता से वीरमदेव आया था? आप तो वहां चले गए, आप तो जालोर चले गए, वहां नहीं है। आपने सुना है क्या मेड़ता के अंदर ये नाम? तो नाम क्या सुना है फिर मेड़ता में? हाँ जी? अरे मेड़ता का तो एक ही है, एकमात्र ऐसा बंदा जो खानवा के युद्ध में भी गया है और हल्दी घाटी के युद्ध में भी गया है। सॉरी, अकबर से भी युद्ध किया है। वो है ऐसा? क्या मेड़ता में आप एक भी क्रांतिकारी का नाम नहीं जानते? मेड़ता ये मीरा नगरी वाला नागौर। सावधुदा मेड़ता का वे व्यक्ति है जिसने मेड़ता के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। हमारे राजस्थान में राठौड़, जैसे मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला कौन था? राव सिंहा। बीकानेर के अंदर कौन था? बीका। किशनगढ़ में कौन था? किशनगढ़ में किशन सिंह ही था। नागौर में कौन था? अमर सिंह राठौड़ ही तो गया था। उसी प्रकार मेड़ता के अंदर कौन गया था? राव दूदा। और मेड़ता के एक बंदे का नाम आप पढ़ते हैं जिनका नाम है जयमल मेड़तिया। पढ़ते हैं कभी? जयमल मेड़तिया। हाँ। नंबर 10, और फिर लिखिएगा इडर। इडर से कौन आया है? भारमल। इडर से कौन है? भारमल। और फिर लिखिए आप जगनेर। जगनेर से कौन आया है? जगनेर भरतपुर वाला है, अशोक परमार। सलूमर से कौन आया है? याद रखिएगा, रतन सिंह। सलूमर से कौन आया था? रतन सिंह। तो इस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से प्रमुख रूप से जो व्यक्ति थे, आमेर से कौन है? और बोलो भाई, नाम बोलो, कम से कम याद तो रहेंगे। आमेर से कौन आया था? मारवाड़ से कौन आया था? बीकानेर से कौन आया था? और मेवात, सादड़ी, गोगुंदा से। बस यहां याद रखना ना, कभी एग्जाम में पूछ ले, हालांकि कभी पूछा नहीं है कि झाला अज्जा कहां से आया और झाला सज्जा कहां से आया। कर्म से दोनों कहां से आए थे, वहां आ जाएगा सादड़ी वे गोगुंदा, गोगुंदा वे सादड़ी। और सिरोही से कौन आया? डूंगरपुर से याद रखना कौन आया था? मेड़ता से कौन आया था? और ईडर से कौन था? जगनेर से कौन था? और सलूमर से। बस ये 12 व्यक्ति आपको याद होने चाहिए। लिख रहे हो? इधर से लिख लो ये सारे नाम। इसका मतलब यह है कि आपने खानवा युद्ध कभी पढ़ा ही नहीं है ना? नहीं पढ़ा? पढ़ा तो है, वही जानना था मुझे, वही तो जानना था। तो फिर बताया क्यों नहीं कि सर वो वीरमदेव सही है मेड़ता? ऐसे ही। मेड़ता से कौन है? वीरमदेवी है। ऐसे ही, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
मेड़ता का जो जयमल है ना, वो उदय सिंह का सेनापति है। उदय सिंह का क्या है? जयमल फत्ता, नहीं सुना कभी? जोड़ी है। हमारे राजस्थान में ऐसी जोड़ियां बहुत प्रसिद्ध हुई है, जयमल फत्ता, जेता कुंपा, गोरा बादल। मेड़ता से याद रखना वीरमदेव है, ठीक है? वीरमदेव मेड़तिया, ये भी राठौड़ी है। वैसे आएगा तो नागौर से भी एक बंदा, कौन? खानजादे, लेकिन वो लिखेंगे कि खानवा के युद्ध में सांगा के साथ विश्वासघात करने वाले कौन थे। तो उसमें एक तो वो लिखेंगे सहलदी तंवर, और एक नागौर से खानजादे, वो आगे लिखेंगे। एक जब सांगा के भाइयों ने सांगा की आंख फोड़ी थी, तब सांगा ने शरण कहां ली थी? करमचंद पंवार के पास, जो कि कहां है? श्रीनगर। श्रीनगर कहां पर? अजमेर। वो भी आएगा, वो भी इसके अंदर आएगा। लिख लिया? लिख लिए? अब लिखिएगा आप, 12 नाम लिख लिए। अब इसके बाद में लिखिएगा अन्य। इसके अलावा और अन्य कौन से इंपॉर्टेंट? देखो, अन्य के अंदर एक तो लिखना है आपको कि इब्राहिम लोदी का जो भाई है ना, इब्राहिम लोदी का भाई, जिसका नाम क्या है? इब्राहिम लोदी का भाई जिसका नाम क्या है? महमूद लोदी। ये भी सांगा के साथ था। एक जिसने, एक हमने युद्ध पढ़ा था गागरोन का युद्ध, और गागरोन का युद्ध जो सांगा ने किया है वो किसके लिए किया था? मेदिनी राय, जो कि कहां का है? चंदेरी का। चंदेरी का मेदिनी राय। एक सांगा की जब आंख फोड़ी गई थी और सांगा ने जहां शरण ली थी, याद रखिएगा, अजमेर का करमचंद पंवार। अजमेर का करमचंद पंवार। ये 3 अन्य में इसीलिए लिखा है क्योंकि इनके साथ में सांगा का पहले से रिलेशन है। जैसे करमचंद पंवार के पास में तो सांगा ने शरण ली थी, जब दोनों भाइयों ने आंख फोड़ दी थी तो सांगा यहां चला गया था। सांगा के जो पिता है रायमल, उनको बाद में खबर मिलती है जब पृथ्वीराज, सिसोदिया और जयमल दोनों मारे जाते हैं, तब उनको कहते हैं कि राणा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपका एक पुत्र आज और भी जिंदा है, और वो किसके पास में है? करमचंद पंवार के पास। इतिहास में मेवाड़ शासक के अलावा 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको राणा लगाने की अनुमति मिली है। एक तो राणा करमचंद पंवार और एक है राणा पुंजा भील। याद रखना। चंदेरी का जो मेदिनी राय है, इससे संबंध पहले भी है। सांगा ने मेदिनी राय की पहले भी सहायता कर रखी है, इसको स्वयं गागरोन का शासक भी बनाया है। और इब्राहिम लोदी के साथ में संघर्ष रहा है, किसका? सांगा का। इसलिए महमूद लोदी हमेशा ही किसके पक्ष में था? सांगा के पक्ष में था। तो ये 3 विशेष अन्य में आपको याद रखने। लिख लिया? नेक्स्ट, आगे। सांगा के बारे में लिख रहे हैं ना, तो नेक्स्ट आगे लिखिएगा
चाहिए थे बाबर। चलो, ये तो बात हुई खानवा के युद्ध में किस ओर से, सांगा की ओर से, कि सांगा ने इस युद्ध के लिए एक पद्धति अपनाई थी और इस पद्धति के तहत सांगा की ओर से ये व्यक्ति आने वाले। अब बात करते हैं बाबर। बाबर की क्या प्लानिंग है, बाबर की योजना। ये तो सांगा की थी, बाबर की योजना क्या है? बाबर की योजना का पहला हिस्सा है तमगा कर। कौन सा कर है ये? कौन सा कर हुआ करता था इनसे? यस, ये मुसलमानों पर लगने वाला एक व्यापारी कर था। जो मुस्लिम व्यापारी थे ना, उनसे एक कर वसूला करते थे, जिनका नाम क्या था? हटाने का आदेश। बाबर ने, क्योंकि बाबर नया नया आया है दिल्ली में, बाबर ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है। 21 अप्रैल 1526 पानीपत जीता है और लोगों को यह बताया है कि अब आपके दिल्ली का जो राजा है, ये दिल्ली का राजा है, मतलब ये केवल दिल्ली का ही राजा है, ठीक है? जैसे दिल्ली के अभी सीएम है तो वो दिल्ली के सीएम है, हमारे यहाँ तो अलग है ना, वो अभी नहीं है। आगे जैसे जैसे ये शासनकाल बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे दिल्ली का जो राजा होगा वो अपना साम्राज्य विस्तार करता जाएगा। अभी तक, इससे पहले भी यदि आप पढ़ते हैं, बाबर से पहले यदि आप पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, और दिल्ली सल्तनत में आप 5 वंश पढ़ते हैं। भाई सबसे पहले कौन सा वंश हुआ? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो वो दिल्ली के ही राजा थे। उन्होंने हालांकि प्रयास किया था लेकिन जीत नहीं पाए थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी तो काफी सारे स्थान जीत भी गया था लेकिन वापस आ गए। इसी प्रकार अभी जो बाबर है दिल्ली का, वो बस दिल्ली का है केवल। इसलिए बाबर के पास में जो स्वयं की सेना है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा दिल्ली के अंदर रहने वाले और दिल्ली सल्तनत की जो सेना आ रही थी उसको भी तो मनाना है, अपने पक्ष में करना है। उनको ये बताना है कि अब आपका जो राजा मैं बना हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी देखरेख सारी मैं ही करूंगा। ये विश्वास तो दिलाएं। जैसे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, गुजरात के सीएम से अचानक वहां पोस्ट पर आए, तो उन्होंने हम सबको ये संदेश दिया कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सभी घबरा ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये संदेश तो दिया ना कि अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मौका मैं दूंगा ही नहीं। तो मतलब ऐसे संदेश देते हैं, जैसे आपके क्षेत्र का कोई एमएलए बनता है तो वो यही कहता है कि अब मैं हूं, हटाओ जना। मतलब जो लोग क्या है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कई बयान का भी है ग्रामीण क्षेत्र में, जगह के मांगे वो काम भी काटना है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जो भी है, तो वो देखेंगे मैं हूं, टेंशन मत लो। इसी प्रकार बाबर जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो दिल्ली की सल्तनत की जो सेना है, इसके अलावा जो दिल्ली के लोग हैं, उनको सांत्वना देता है कि मैं आपके साथ हूं, आप बस मेरा किस युद्ध में साथ दीजिए, खानवा के युद्ध में, और आप पर ये जो एक कर लगा आ रहा है, कौन सा, ये हटा देंगे, ये हटा दें। जैसे बीजेपी का मेन मुद्दा क्या है? काला धन वापस लेकर आएंगे। क्या था? तभी तो सरकार रही थी, उसमें क्या आप सब जानते हैं। मैं जानते तो सभी है लेकिन कह नहीं पा रहा, मैंने आपको बता दिया। तो मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं ना, बाकी मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। या कौन सा बिंगा फैन, और कोई फैन उन लोग, कोई ऐसी उन लोग, कोई कूलर उन लोग, तो सब गई है कोई कोई, तो बात चिंता बात को नहीं है ना। तो बाबर इस प्रकार से दिल्ली के अंदर रहने वाली सेना को और अपनी सेना को इस युद्ध के लिए तैयार करता है। तो पहला ये आदेश देता है कि यदि आप मेरे साथ युद्ध में आएंगे तो आपसे ये जो कर लिया जा रहा है ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त। दिल्ली की सेना मतलब आराम से बैठ गई, जो कुर्सी से उठ रही थी ना, बाबा से बैठ गई। दूसरी बात बाबर ने किसकी बात की? शराब की, कि आज के बाद शराब, ये ऐसे नहीं कह रहा शराब बंद कर दूंगा, तो ऐसा नहीं, इसने कहा मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब का सेवन नहीं करेंगे। और तीसरी बात, इन्होंने इस युद्ध को, यानी कि बाबर जो है इस खानवा के युद्ध को जोड़ता है धर्म विशेष से। किससे जोड़ता है? देखो आज भी जब राजनेता आपके तो मतलब जब कोई राजनेता, जब वो अपने क्षेत्र विशेष में नहीं जीत पाता है, उसको लग जाता है कि मतलब मामला थोड़ा 19-20 है, हालांकि उसको लगता है 19-20 है, बाकी है बहुत फर्क। तो वो किसका सहारा लेता है? ऐसी कोई रिलेटेड कमेंट करता है जो फेसबुक पर सब जगह वायरल होता रहता है। तो इसने यहां पर, याद रखिएगा, बाबर जो है, इन्होंने खानवा के युद्ध को क्या कहा था? इन्होंने खानवा के युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा। जिहाद का युद्ध। इतिहास में 2 ही ऐसे युद्ध हुए हैं जिन्हें किनकी संज्ञा दी गई है? जिहाद के युद्ध की। एक तो खानवा का और दूसरा है हल्दी घाटी का। इसे क्या कहा गया? जिहाद का युद्ध। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, कि ये आपके धर्म का युद्ध है। और ऐसी बात जब आज भी किसी क्षेत्र विशेष में आ जाती है ना, भाई एका पाली वोटिंग आवे 80-90% एका पाली पड़े,
तो ऐसे कैसे, मतलब जब ये नारा आया तब इन्होंने एक बात और ऐड की थी बाबर ने कहा था यदि हम ये युद्ध कर रहे हैं तो एक बात आप अपने जहन में रखिए कि यदि हम जीते तो गाजी कहलाएंगे, जीत गए तो क्या कहलाएंगे, गाजी। इसीलिए एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बाबर ने निम्न में से कौन से युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा वो कौन सा, खानवा का युद्ध जीतेंगे और कौन सी उपाधि धारण करेंगे, गाजी की, वो आगे की बात। तो ये तीन विशेष बातें हैं किसकी, बाबर की, ये लिखो। खानवा के युद्ध में उधर सांगा ने वो पद्धति अपनाई और आसपास के जितने भी राजा है उनको, और बाबर ने ये एक तो आप सिक्का हटा देंगे और शराब का सेवन नहीं करेंगे, और खानवा के युद्ध को किसका नारा दिया, जिहाद का नारा। स्टेनोग्राफर के पेपर में ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो उधर सांगा की योजना, इधर बाबर की योजना। बाबर की ये योजना कारगर हुई और बाबर युद्ध जीत गया। लिख ली, अगली हेडिंग लग गई, बाबर की विजय के कारण। ये तो योजना थी, कारण क्या थे, लिख लिया ना सबने, ठीक। अब देखिए आगे की बात, फिर हम तुलना वो भी करेंगे कि सांगा की हार के कारण क्या थे। बाबर की विजय के कारण, एल्फिस्टन नामक एक इतिहासकार हुआ है, उसने ये कहा है कि विश्व के अंदर, हालांकि बहुत कम अवसर ऐसे देखने को मिलते हैं कि जब एक सेना जो है वो राजा को ये कह रही है कि युद्ध नहीं करना है, लेकिन राजा कैसे भी करके अपनी सेना को मना लेता है। ऐसे इतिहास के अंदर दो बार अवसर आए हैं, एक तो सिकंदर को मना किया था सेना ने और एक बाबर को किया था, लेकिन बाबर ने अपनी सेना को मना लिया। सबसे बड़ी जीत की वजह ये रही। जैसे आप हिंदी बॉलीवुड कोई मूवी देखते हैं तो कच्ची बस्ती के अंदर रहने वाला सनी देओल अक्सर यही कहता है बस्ती वालों को कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उनको जगाता है, उनके सोए अभिमान को जगाता है कि कब तक ऐसे जीते रहोगे, कि हाँ अब 2.5 किलो हाथ ना जोश नहीं लाना ना। तो विजय के कारण में सबसे पहला क्या है, अगर आपको पूछा जाए कि बाबर की मुख्य जीत की वजह क्या है, ऑप्शन में यदि ये शब्द कहीं है तो उस पर टिक करना है, ठीक है। दूसरी वजह क्या है, दूसरी है तोप खाना। क्या है, तोप खाना। वैसे भारत के अंदर पहली बार जिस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ है वो पानीपत है। हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार तोपें जिस युद्ध में आ रही है वो कौन सा है, अब आंपत की तोप देखी क्यों नहीं, तोपें होने से भी कुछ नहीं होता है, इसको सजाने की एक कला होती है। भाई थांगन तलवार है, बंदूक है, बंदूक में 6 गोलियां हैं, लेकिन एक कला भी तो होनी चाहिए ना चलाने की, कि वो हम लोग धमकाउंड 6 राउंड ऊपर कर दिया, अबे करिए बंदूक होने से भी कुछ नहीं होता ना कि बंदूक है आमला डरून की 6 भाई रवा में कर दिया, बचे इससे कुछ नहीं होता। तोपे होने के साथ में सजाने की कला आनी चाहिए, और बाबर के पास में से 2 व्यक्ति थे। तो इन्होंने युद्ध होने से पहले अपनी जो तोपें थी वो इस प्रकार से सजाई थी कि इस तोप से निकला हुआ एक भी गोला खाली जगह नहीं जाए, मतलब जहां पर भी गिरे वहां पर सेना होनी चाहिए सामने वाले की, इस प्रकार से सजाई गई थी। और तोप चलाने के लिए 2 तोपची थे, एक तो है उस्ताद अली और एक का नाम है मुस्तफा अली। अब आप भी सोचो स्वयं ही कि एक से आप जैसे लड़ाई करने जा रहे हैं, वो हम शुरू ले रहे हो बंदूक और आप भी रुगा कुमारियो लाठी ले, सिंपल बात है, कौन जीतेगा। हाँ ये हो सकता है कि वो सामने वाला अकेला बंदा एक बंदूक लेकर आया और आप 8-10 ये जना लाटा ले जावा तो भी घेर ले, 2-3 ठोक जीते माता में ठोक दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर पूरी क्या है, तोपें हैं, हमने तोपें जीवन में नहीं देखी। अच्छा सेना के लिए सबसे बड़ी ये भी थी कि ये जो सामने भोंगला रखे है वो आएगा ही भाई जब वो छोड़ेंगे तो इसमें से निकल के आएगा क्या, वो भी तो नहीं है ना भाई, एक गोली आ जाए एक किल आ गई, वो भी पता नहीं है, केवल सुना ऐसा कि पानीपत में ऐसा कुछ हुआ है, पता नहीं क्या लेकर आए हैं, वो बात है। तो एक तो ये भी वजह थी। इससे क्या हुआ, सेना का बिखराव हो गया। सेना का बिखराव इसलिए हुआ क्योंकि तोप से जब गोले चले थे तो सेना जब एक गोला गिरा था तो बिखर गई थी कि पता नहीं क्या आ रहा है ऊपर से, जबकि चले क्या थे तोप। अच्छा इसके साथ में एक पद्धति और ऐड हो गई थी, उसकी वजह से भी गिराव हो गया, और वो है तुलगुमा पद्धति। अब ये तुलगुमा पद्धति क्या होती है, इसमें 2-3 साथ में देखते हैं बातें। देखिए एक तरफ तो जैसे बाबर की सेना है और इधर से सांगा की सेना। सबसे पहले तो हमारी जो सेना आ रही है इसमें जो मेन राजा है वो सबसे आगे है, सांगा जो है वो क्या है, सबसे आगे, सबसे आगे। और बाबर जो है ये केवल सेना को मोटिवेट करता हुआ फिर रहा है कि नहीं नहीं ले पानी बोतल है, नहीं 2 ने मार सके, ये भी तो एक फर्क पड़ता है। हमारे क्या है, राजा सबसे आगे और कहते हैं जैसे आज भी आप मारवाड़ में क्या एक ही बात कहे अजो मैं हूं आगे, और पास देखे जाना कोई नहीं ऐसे बोलते ना, बातों बातों में ऐसे बोलते कि और तो मैं देख ले आगे मैं हूं तो ये हमारी पॉलिसी है। इधर हमारा राजा जो है वो क्या है, सबसे आगे। इधर जो बाबर है वो आगे नहीं है, वो केवल सेना को मोटिवेट करता हुआ घूम रहा है, देख रहा है आगे पीछे से कि सब जगह ठीक है क्या। और
बाबर की जो तुलगुमा पद्धति थी, ये क्या थी वो देखो। बाबर जो सेना लेकर आया था दिल्ली से, उसमें से आधी सेना जो है वो सांगा के सामने उतार दी इधर, और आधी जो सेना है वो अपने पास में यहां एक्स्ट्रा रखी, इधर भी रखी, और आप शुरू अगली अगली ले आएगा, क्या जो एकर में देख ले हम डोका पटन जावे खेत में कि हाँ ढूक जाओ अगले भी। तो ऐसे सारी सारी ये इधर से लड़ रहे हैं और सारी सेना ये इधर से आ गई है। बाबर ने क्या किया, इस सेना को भेजा इधर से और इस सेना को भेजा इधर से, यानी कि ऐसी पद्धति जिसमें दोनों ओर से हमला हो, आगे से भी और पीछे से भी। अब इधर है बाबर के, इधर है सांगा के, इधर भी कौन है बाबर के, और इधर भी कौन से हैं बाबर के। मतलब लारे मुंडो करे तो घुसेड़ दे भलो, आगे जावे तो आगे कौन है, बाबर का सैनिक। मतलब जो सांगा के सैनिक थे वो बीच में फंस गए थे। अच्छा अब दूसरी बात, सांगा था सबसे बीच में इधर, इधर पास में सारे मालदेव और ये थे, और ये उस हिसाब से नहीं लड़ रहे थे जिस हिसाब से सांगा लड़ रहा है। ये तो देख रहे थे कि कहीं लगे जी जाओ कहीं क्या की कहते जी, वरना तो इतने राजा जा रहे हैं, एक राजा को नहीं हरा सकते क्या। सांगा ने अकेले इतने युद्ध जीते, इब्राहिम लोदी को पराजित किया, दिल्ली को तो पराजित इसने 2 बार किया, खातोली और बाडी में। तो हराना तो दिल्ली को ही है ना, इब्राहिम लोदी की जगह बैठा कौन है, केवल बाबरी तो बैठा है, बस उसी को तो पराजित करना। लेकिन सांगा ने क्या है कि आसपास के जो सारे आरके हैं उन पर भी उतना ही भरोसा जताया कि मैं अनु देख ले बेबनु देख ले, समझते हैं, ठीक है। बाकी थाने समझ में आवे ना मगर भाषा मतलब आडे कटी आवे था बड़े, चलो ठीक है, तो भाला में था ही बड़े घुसेड़ दियो मतलब। चलो तो ये जो पद्धति है ये कौन सी है, तुलगुमा पद्धति। और इस प्रकार की पद्धति हम जानते नहीं है भाई। युद्ध की एक, जैसे आप रामायण या महाभारत कभी देखी है सुनी है तो आप उसको देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है उसके बाद में ही युद्ध शुरू होता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है युद्ध रुक जाता है अपने आप में। वो एक उस प्रकार से परंपराएं हुआ करती थी। लेकिन और शुरू आधे घटी लिए, आधी इधर से और आधी उधर से, आधी इधर से, मतलब सांगा के जो सारे सैनिक थे वो चारों ओर से गिर गए थे। ये कौन सी पद्धति है, तुलगुमा, चारों ओर से हमला। ये तो है बाबर की विजय के कारण 3 उतारी। और इसमें इधर से आ जाए ना कि आगे भी पीछे से हमला, तो भी यही पद्धति है ना, तुलगुमा पद्धति। तो इधर इस पास में लिख लेते हैं, अगला बिंदु लिखो, सांगा की हार के कारण। सांगा की हार के कारण, जो बाबर की विजय का मुख्य कारण था वो सांगा की हार का मुख्य कारण है। इधर क्या है, और यहां पर इसी चीज की क्या है, कमी। यानी कि इस युद्ध को किसी एक बंदे ने नहीं संभाला था। मतलब जिधर से लोग आ रहे थे ना, जितने राजा आए थे उन सब पर भरोसा जताया था किसने, सांगा ने। यदि उस पूरे युद्ध को अकेला बंदा कंट्रोल करता ना, जैसे बाबर की तरह केवल सेना को मोटिवेट करते कि आप इधर इधर से आइए, 2-4 इधर से आइए, तो हो सकता है इस युद्ध का परिणाम कुछ और देखने को मिलता। सबसे बड़ी कमी थी इसकी। दूसरी थी विश्वासघात की, और इस शब्द से तो आप सब परिचित हैं, और यदि आप परिचित नहीं हैं तो जीवन में आपको जरूर अवसर मिलेगा ऐसा, चिंता मत करिए कि ये शब्द क्या होता है, विश्वासघात। सांगा की हार के कारण का एक ये भी विशेष माना जाता है। विश्वासघात करने वाले जो व्यक्ति थे वो एक तो है, याद रखिएगा, नागौर का खानजादा, और दूसरा था रायसेन के सेहलदी तंवर। इन्होंने एन मौके पर सांगा का साथ छोड़ दिया और किसके साथ जाकर मिल गए, बाबर। इसका मतलब सांगा ने इस युद्ध को लेकर जो भी कोई गुप्त बातें की होगी, सिंपल सी बात है, जो भी कोई गुप्त बातें की होगी वो जाकर किसको बता दी, बाबर को। और जब किसी बंदे को ये पता चल जाए ना कि सामने वाले बंदे की ये कमजोरी है, तो फिर वो वहीं पर अटैक करता है। और इसे सीखने को भी मिलता है कि आपके जीवन में जो आपकी कमजोरी है ना वो किसी को बतानी नहीं होती है। इंसान सबसे बड़ी जीवन में गलती यही करता है कि अपनी खुद की कमी जो है वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताता है, और फिर लोग आराम से आपका मजा लेते हैं। इतिहास बताता है हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो यहां पर एक ये विश्वासघात हुआ, एक तो नागौर का खानजादा और एक सेहलदी जो तंवर है वो एन मौके पर किसके साथ आ गए, बाबर के साथ। और तीसरा, सेना का बिखराव दिखा। सेना का क्या दिख गया था, बिखराव। लिखो, तो 3 ये बड़ी वजह थी सांगा के हार की, जैसे बाबर की जीत की बड़ी वजह थी ये 3 कारण।
लिख लिया, आगे चले। नेक्स्ट आगे। अब देखिए इस युद्ध में और क्या हुआ, लिखिएगा विशेष तथ्य, युद्ध के विशेष तथ्य। इस युद्ध के विशेष तथ्यों में लिखिएगा, एक तो बाबर ने खानवा युद्ध को जीता, वे गाजी की उपाधि धारण की। दूसरी, गाइल सांगा के राचिन, याद रखिएगा, झाला अज्जा द्वारा धारण किए गए। दूसरी विशेष बात कि राणा सांगा जब घायल हुए थे तब राचिन झाला अज्जा द्वारा धारण, ये क्या होता है मतलब, ये धारण नहीं करता तो क्या होता, ऐसा क्या किया धारण करके, नहीं करता तो क्या हो जाता मतलब। हाँ जी, यस। क्या है कि अब तो जैसे मल्टीमीडिया का जमाना है, तो आप किसी बंदे के बारे में सुनते हैं तो सर्च भी कर लेते हैं, रील्स देख लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा दिखता है। अब उस बड़े क्षेत्र के अंदर हर कोई संगा से थोड़ी मिला हुआ था कि संगा ऐसा दिखता है। वो केवल इतना ही जानते थे कि इस हाथी पर जो बैठा है लड़ रहा है वो राजा है, उसने मुकुट धारण करा हुआ है, वो उस राज चिन्ह को धारण करके बैठा हुआ है, वो क्या है, राजा। जब सांगा घायल हो गए थे, सेना बिखरे नहीं, क्या है कि सेना तब तक लड़ती है जब तक राजा है। अब जैसे ही राजा नहीं है तो सेना क्यों लड़ेगी, वो अपने तुरंत अपने घर चली जाएगी। तो सेना को ये पता नहीं चले कि सांगा घायल हो चुके हैं, वो इस युद्ध से जा रहे हैं। इसीलिए सांगा और मेवाड़ के जो राज चिन्ह थे वो किसने धारण कर लिए थे, झाला अज्जा ने। सेना को यही लगा कि सांगा अभी राजा लड़ रहे हैं तो हम क्यों जाएं, तब तक क्या हुई, लड़ते रहे, और सांगा को यहां से बाहर निकाल कर ले गए थे कौन, मालदीव। एक तो ये विशेष बात, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक ये झाला अज्जा वाला क्वेश्चन बन सकता है। और अगली लाइन से लिखेगा, खानवा युद्ध में पृथ्वीराज कछावा वे हसन खां मेवाती मारे गए। याद रखिएगा ये दो विशेष बातें। अगली लाइन से लिखिएगा, सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी। वैसे सांगा ने अपने जीवन में देखो दो तीन बार ही वैसे अवसर आप देखते होंगे जब इस प्रकार की बातें आप पढ़ते हैं। एक तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी, और एक क्वेश्चन आता है कि सांगा ने अपने जीवन काल में किस व्यक्ति को 12 गांव दिए थे। दो क्वेश्चन आते हैं, तो वो हालांकि इस युद्ध की बात नहीं है, तो नोट करके आप बात लिख लीजिएगा। एक तो सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी, क्यों दी, क्योंकि ये बिन बुलाया, मतलब बुलाया नहीं था फिर भी आ गया था, बिन बुलाया आया। और एक आपको पता हो तो जो गागरोन का युद्ध हुआ था ना, उस गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ने वाला जो बंदा था उसका नाम था हरिदास चारण। उसने उसकी गर्दन पकड़ी थी और कहा था ये लो, तब सांगा ने खुश होकर उसे 12 गांव दिए थे। किसको, हरिदास चारण को। एक नोट करके वो लिख लो। तो जागीर पूछे तो याद रखिएगा किसे मिली है, अशोक परमार को, और ये खानवा युद्ध कहते थे। लेकिन सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दिए। क्यों दिए थे, इसी ने महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ा था। इसीलिए बस ये खानवा युद्ध की बात थी। अब देखो खानवा युद्ध के बाद क्या हुआ, देखो खानवा युद्ध के बाद लिखिए, ये विशेष है, याद रखना, नोट वाली बात बहुत विशेष है। ये ऊपर वाली बात तो आप देखेंगे कई पेपरों में आपको मिल जाएगा कि ऊपर माल की जागीर किसे दी गई है, अशोक परमार को। ये क्वेश्चन नया सा है।
नेक्स्ट, अब देखिए खानवा युद्ध के बाद क्या हुआ। खानवा युद्ध के बाद हमने पढ़ा था अभी कि खानवा के युद्ध में जो गाइल सांगा है, देखो चार स्थान है। एक तो है बसवा, एक है कालपी। कालपी सुना है? नहीं, मतलब ऐसे सुना हो तो कैसे? क्या है कालपी में? सांगा का क्या है? एक शब्द और लिख लेता हूं। ये लो, एक शब्द और है, इर्ची। बसवा, इर्ची, कालपी और मांडलगढ़। हाँ जी। मांडलगढ़ में दाह संस्कार हो गया, ठीक है। मांडलगढ़ है कहाँ? भीलवाड़ा। चलो, मतलब यहीं पर आए थे क्या तात्या टोपे पहली बार, या मंडल में आए थे? तो यहीं आए थे मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में ही पहली बार 1806 में कर्नल जेम्स टोड आया था। बसवा कहाँ है? दौसा। इर्ची कहाँ है? एमपी में। कालपी कहाँ है? यूपी में। दौसा के अंदर तो याद रखिएगा, गाइल जो सांगा थे ना, गाइल सांगा का इलाज किया गया। गाइल सांगा का इलाज किया गया। और एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछ रखा है, मेवाड़ के महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? इसीलिए तो सांगा को क्या कहा गया है? सैनिकों का भग्नावेश। और घायल सांगा का इलाज किया गया। कहते हैं सांगा जब होश में आए थे, तब उन्होंने अपने आसपास में खड़े सरदारों सामंतों से पूछा था कि मतलब युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो अब हर आसपास लदाई के कहते थे डबो थे, आराम करो भाई, कोई डोक रोवे अचानक अटैक अटैक 1000 5 दिन के कहीं हो गए, रेस्ट करो तो ऐसे। हाँ, कौन सा? हाँ, वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश में आ गया होगा, बाकी उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में था ये। तो शरीर पर कितने 80 गांव थे। घायल सांगा को जब होश आया, तब कहते हैं कि सांगा ने पूछा था कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो कहते हैं कि उनके आसपास के अंदर जो सामंत थे, उन्होंने युद्ध का परिणाम क्या बताया। सांगा को कहा कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा तो हुआ नहीं। मतलब सांगा समझ गए थे। तब सांगा ने यहां प्रतिज्ञा ली थी। गाइल सांगा द्वारा एक प्रतिज्ञा ली गई। और क्या थी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा ये थी कि जब तक बाबर को पराजित नहीं करूंगा, तब तक मेवाड़ में पैर नहीं रखूंगा। जब तक बाबर को पराजित नहीं कर देता, तब तक मेवाड़ में पैर नहीं रखूंगा। तो आसपास सामंत क्यों नहीं डबो डबो इनका। तो सांगा वहां से सामंतों से पूछा, प्रतिज्ञा लेने के बाद में पता भी तो होना चाहिए कि है कहां वो। तो पता किया बाबर कहां है। तब सामंतों ने बताया कि बाबर वहीं गया है जहां पर एक बंदा आपकी सहायता के लिए आया था। और खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता के लिए वैसे बहुत सारे व्यक्ति आए थे, लेकिन बाबर जो अगला युद्ध करने जा रहा है, पानीपत किया, फिर खानवा, और अब जो अगला युद्ध करेगा वो कौन सा युद्ध है? चंदेरी का युद्ध। क्योंकि चंदेरी के जो शासक है मेदिनी राय, ये सांगा के सबसे नजदीक थे उस युद्ध में। तो बाबर की नजर पड़ गई थी किस पर, कि ये कौन है? वो कुलडाउन थ्रू चलर। एक बार मैंने बताया, दो चार दोस्त हुए, हम एक तू मैं देख लिया, तो वो कर लो करे, दो चार पहले ही ठोको। तो बाबर की नजर में आ गया था कौन? मेदिनी राय। बाबर की खास बात जो उसकी नजर में आता, वो उस पर पूरी सेना लेकर आक्रमण करने जाया करता था, तो मेदिनी राय पर। तो सांगा ने कहा ये तो वही बंदा है जो मेरे काम आया, मैं भी उसके काम आऊंगा। कहते हैं वो वहां से निकल पड़े थे और कहां पहुंचे थे? इर्ची गांव। तब तक सांगा फिर घायल हो गए थे। जन सामंतों ने देखा कि डोक दुख पावे, अब शरीर में कितना घाव है? 80 घाव है। और आप आगे हुड़ चुप जावे ना, तो यहाँ पर 4 दिन ऊंचा ऊंचा गिरो टांगड़ा फिर भोग रहा है। इस शरीर पर कितने घाव है? 80। इसीलिए तो आप पुराने किले विले देखते हैं ना, तो इनको देखकर लगता भी है कि मतलब पुराने समय में जो लोग रहे होंगे वो कितने शक्तिशाली होंगे, कितने शक्तिशाली।
तो उनको देखकर लगता भी है। तो जब सांगा वहां पर घायल होते हैं तब कहते हैं कि यहां पर सामंतों द्वारा सांगा को जहर दे दिया जाता है। सांगा को जहर दे दिया गया। भाई आपने कई बार कोई गांव में बेचारा बूढ़ा आदमी मछलियां पड़ी हो घास बोके नहीं कि ओ निकलो इधर से निकलो घास दुख पावे आपा मनु एक ही बात निकले कहेंगे अबे चाल तो रहे ठीक है ऐसा भी। तब सामंतों को दया आ गई थी सांगा अब मतलब वो आदमी माने नहीं है तो, क्योंकि सांगा ने प्रतिज्ञा ले ली कि आदमी माने तो नहीं हो। तो फिर क्या किया इन्होंने जहर दे दिया था। फिर भी बंदा इर्ची से कहाँ आ गया था कालपी। और आपो गोपालपुरा बाईपास गुजरतरी गुंफुकी से ये बंदा कहां से इर्ची से कहाँ आ गया था कालपी। और कालपी नामक स्थान पर याद रखिएगा सांगा की क्या हुई थी मृत्यु। और सांगा की मृत्यु कब हुई डेट सहित पूछ रखा है 30 जनवरी 1528। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर सांगा का क्या किया गया अंतिम संस्कार सांगा का दाह संस्कार। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि सांगा की जो छतरी है वो कहां बनी हुई है मांडलगढ़ में। कितने खंभों की है 8 खंभों की। वैसे सांगा और प्रताप दोनों की जो छतरियां हैं वो कितने खंभों की है 8 खंभों की है। लेकिन प्रताप की छतरी कहां बनी हुई है बारडोली जो वर्तमान सलूमर में आता है। वर्तमान कहां आता है एक बारडोली और भी है। बारडोली के शिव मंदिर प्रसिद्ध है निम्न में से किस जिले में चित्तौड़गढ़ सावास। और मांडलगढ़ के अंदर है आपके सांगा की छतरी। और ये जो सांगा की छतरी है किसने बनाई ये सांगा की छतरी किसने बनाई थी। सांगा का चबूतरा पूछा जाए तो कहां पर है बसवा दोसा। और सांगा की छतरी कहां बनी हुई है मांडलगढ़ में। लिखिए ये चारों स्थान मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। सामंत मतलब सामंतों द्वारा सांगा को जेर दिया गया। सामंत मतलब ये कौन है अब कोई आदमी है कि मतलब कोई औरत है कौन है वो आदमी ये पद है ये क्या है पद है क्या होता है वैसे मतलब आपको भी पढ़ रहे हो आपका छोटा भाई बहन आ जाएगा और वो आपसे पूछेगा वो कब पूछेगा पता है जब आपके पिताजी आपके पास में बैठे हो तब वो आकर पूछे भैया ये सामंत ये क्या आ रहा है। हालांकि उसे तो आप संधि कर देंगे वैसे क्या होता है ऐसे मतलब नॉर्मली जो भी आप जानते हैं अपने अपने विचार बता सकते हैं कि मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये हो सकता है मतलब जैसे आपने क्या बताया मंत्री ठीक है मतलब मंत्री और कोई आप में से ऐसे मतलब आप अपने छोटे भाई को क्या बताएंगे पापा पास में बैठे हैं और उसने आपसे पूछा भैया सामंत क्या होता है या उसे कहेंगे कि नहीं डेयरी मिल्क लिया हूं मैं वाट एवर तू लिख लिया ये पूरा लिखो यस बस आपको पता है ये इस नाम के जो आदमी है ना अच्छा जी अशोक परमार वो इसीलिए क्योंकि बिजोलिया जो स्थान है ना वो इसके पास में ही है भीलवाड़ा वही तो बसाया था इन्होंने तो इन्होंने बनी लिख लिया आपने। तो अब ये सामंत क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए क्या है कि सभी जगह काम आ जाएगा। वैसे वैसे क्वेश्चन भी आता है कि सामंतों का उल्लेख सर्वप्रथम करने वाला इतिहासकार कौन था। इतिहासकार को छोड़ो कवि कौन था साहित्यकार कौन था जिसने पहली बार सामंतों के बारे में एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम बता देता हूं ग्रंथ है जमीन रो धनीकुण। ये ग्रंथ लिखा हुआ है कि आज की जमीन है जमीन को धनी है कौन आ जाएगा। चलो तब तक हम सामंत देखते हैं फिर देखेंगे ये जमीन रो धनी कौन है। जैसे देखो ये कोई एरिया है ठीक है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये चोमू है मतलब कोई भी एरिया मान लो ये ठीक लग रहा है तो ये हमने मान लिया। ये एक एरिया है कौन चोमू। चोमू के शासक हैं कोई राजा है ये राजा ए है ठीक है। इस राजा का कोई भाई है या कोई रिश्तेदार है या कोई अच्छा दोस्त है तो इसने आकर इस राजा ए को कहा कि तेरा तो ये पूरा साम्राज्य
कुछ छोटा मोटा क्षेत्र दे रहा, हमें भी राजा बना दो। तो ये राजा ये क्या करता है कि अपने भाई, रिश्तेदार या दोस्त जो भी है, उसका नाम मान लो बी है, उस बी को इस पूरे चोमू में से ये सीमावर्ती क्षेत्र देगा और कहेगा कि आज के बाद आप जो है, ये मेरा जो राज्य है, इस राज्य का ये जो सीमावर्ती भाग है, इस सीमावर्ती भाग के आप क्या हैं, राजा हैं। तो ये बी यहां का राजा बन गया। जैसे ही यहां का राजा बना सीमावर्ती क्षेत्र का, ये बी जो है, ये ए यानी राजा का क्या हो गया, सामंत। ये क्या होता है, सामंत। समझे? कौन है वो जमीन रो धनी? कन्हैयालाल सेठिया जी। जमीन रो धनी कौन? तो पूछेगी जमीन रो धनी कौन है, मतलब राजा है, वो है, इसीलिए लिखा था उन्होंने। और सामंती व्यवस्था के बारे में बताने वाला यदि इतिहासकार आपको पूछे तो वो टोड है, कर्नल जेम्स टोड। ये लिख लिया आपने, कंप्लीट। राणा सांगा की बात कंप्लीट। अब देखिए सांगा के बाद, सांगा के बाद, सांगा के बाद क्या होता है? सांगा के वैसे तो एक पुत्र और भी है, लेकिन वो राजा नहीं बनेगा, उसको छोड़ो, ठीक है। सांगा के 3 पुत्र हैं, जो 3 राजा बनेंगे, वो 3 पुत्र। सांगा के बाद में जो राजा बनेगा वो है रतन सिंह। सांगा का टाइमिंग है 1509 से लेकर 1528। रतन सिंह का टाइमिंग है 1528 से लेकर 1531। रतन सिंह के बाद में अगला जो राजा बनेगा वो है, याद रखिएगा, कौन? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का जो टाइमिंग रहेगा वो 1531 से लेकर 36। और इसके बाद में जो बनेगा वो है महाराणा उदय सिंह, प्रताप के पिता। और इनका जो टाइमिंग रहेगा वो 37 से लेकर 72 लेकिन विक्रमादित्य और उदय सिंह के बीच में, याद रखिएगा, मेवाड़ का एक अस्थायी शासक बनेगा, अस्थायी शासक, जिसका नाम है बनवीर। 1536 से लेकर 37। वैसे 37 में उदय सिंह का राज्य अभिषेक तो हो जाएगा, लेकिन बनवीर को जिस युद्ध में परास्त करके हत्या करेगा वो है मावले का युद्ध, और वो लड़ा जाएगा 1540 में। वो जीतेंगे उदय सिंह इसीलिए क्योंकि सहायता के लिए कौन आएगा, मालदेव। फिर एक और होगा, आपने कभी सुना हो तो, हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध उदय सिंह हार जाएगा क्योंकि विपक्ष के सामने कौन आ जाएगा, मालदेव। मालदेव और उदय सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मालदेव की साले की वजह से दोनों में क्या हो गई, दुश्मनी। वो हम आगे देखें। तो अस्थायी कौन बना, शासक। तो बनवीर को जिस युद्ध में हराएगा उदय सिंह, उस समय मारवाड़ का कौन सा राजा सहायता के लिए आएगा, मालदेव। वो आगे। तो सांगा के बाद में कौन बना, रतन सिंह, विक्रमादित्य, और फिर अस्थायी राजा है बनवीर। फिर कौन है, उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद में कौन है, एक राजस्थान में एग्जाम होते हैं टेक्निकल हेल्पर, आपने कभी सुना हो तो। पिछली बार जो टेक्निकल हेल्पर के अंदर एग्जाम हुए, उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से मेवाड़ के 12वें राणा कौन बने थे। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें ठीकरा किसी मास्टर पर फोड़ना नहीं होता है कि मतलब माने मास्टर लिखा ही नहीं कि मतलब 12 कौन बनियो, तो मास्टर तो आप ही कौन लिखा है 30 कौन बनियो भाई। वो 12 पूछे, आपके पूछ ले 36 कौन है ना, ये तो आपको याद रखना होता है ना। यहां पर एक बात आपके लिए अच्छी गई, उसने एक शब्द दिया, कौन सा? इसका मतलब जहां से राणा शाखा शुरू हो रही है ना, ये वहां से पूछ रहा है। पहला राणा है हमीर। हमीर के बाद में है क्षेत्र सिंह, यानी कि खेता, जैसे आप खेता भी कहते हैं। खेता के बाद में कौन है, लाखा। लाखा के बाद में कौन बना, मोकल। मोकल के बाद में कौन बना, कुंभा। कुंभा के बाद में कौन बना, उदय। उदय के बाद में कौन बना, रायमल। रायमल के बाद में कौन बना, सांगा। सांगा के बाद में कौन बना, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था ना, सांगा। सिंह के बाद में कौन बना था, विक्रमादित्य के बाद में कौन बना था, उदय सिंह। उदय सिंह के बाद में कौन बने थे, पूछा क्या था, तो देख लो 12 कौन बने, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें। अब इसका मतलब आपको कभी पूछ ले कि 8वें कौन थे, तो यहाँ मत कीजिए सर लिखा ही कौन है, 8 कौन है। अब हेडिंग लगाने के साथ में ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या है नीचे लिखो 10वें शासक है, ये 28वें शासक है। वो पूछा इसीलिए है क्योंकि महाराणा प्रताप की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए पूछा उसने, वरना पूछने में तो दूसरे पूछ लें तो, लेकिन है कहीं हटे, खेता में कहीं है, खेता की पास माने खातिन, जगह अवैध संतान है कौन, चाचा और मेरा, जिसने किसकी हत्या की है, मोकल की, बस। तो इसीलिए पूछा उसने, है ना। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बीच में ये भी पढ़ते हैं कि विक्रमादित्य और उदय सिंह के बीच में कौन बना था, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा था राणा कौन बना था, बनवीर राणा नहीं है। ऐसा नहीं है काउंट करते करते आप उदय सिंह को 12वां बना दे, बनवीर को काउंट नहीं करना होता उसमें। वैसे भी ये एज है, क्या है, एज। तो सांगा के बाद में मेवाड़ के जो शासक बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे आपके सामने। लेकिन कहते हैं जब सांगा की मृत्यु हुई थी, तब कहते हैं कि सांगा की जो पत्नी है जिसका नाम है कर्मावती, वो कर्मावती चाहती थी कि शासक उसका पुत्र बने जिसका नाम क्या है, विक्रमादित्य। इसीलिए कहते हैं कि कर्मावती ने अपने जीवन काल में 2 मुगल बादशाहों से सहायता मांगी थी। आपने एक पढ़ा होगा
कि राखी भेजकर हुमायूं से मांगी। हुमायूं से पहले हुमायूं का जो पिता है बाबर से मांगी। तब कहते हैं कि बाबर ने कर्मावती को बेटी कहकर संबोधित किया था, इसीलिए तो बाद में जब सहायता मांगती है तब हुमायूं को क्या भेजती है, राखी भेजती है कि हम तो भाई बहनी हैं। भाई बाबर क्या कहा करता था कर्मावती को, बेटी। तो कर्मावती ने अपने जीवन काल में इन दोनों से सहायता मांगी थी, लेकिन दोनों ही नहीं आई। बाबर तो इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि बाबर की मृत्यु हो गई थी कब, 1530 में। जिस समय 28 में यहां चल रहा है ना ये कि राजा कौन बनेगा, उस समय बाबर एक युद्ध कर रहा है 28 में, कौन सा, चंदेरी। उसके बाद में 29 में कौन सा युद्ध कर रहा है। और हुमायूं इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि हुमायूं जिसके खिलाफ कर्मावती की सहायता करने जा रहा था वो बंदा था गुजरात का, जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह। ये सोच में पड़ गया था कि सामने 6 धर्मी है, इसलिए जाएं कि नहीं जाएं। और फिर जैसे ही घर से निकला था तो आसपास के लोगों ने देखा, ये यहाँ कहीं करे, बता सामने जो बोला गिरा है। तो ये सोच में था, काश हुमायूं उस दिन यदि कर्मावती की सहायता के लिए आता तो हुमायूं की सत्ता कभी नहीं जाती। हुमायूं की भी तो सत्ता गई थी एक बार बीच में। हुमायूं वही मुगल बादशाह है जो 2 बार बना है, एक ही तो मात्र है। चलो जो भी आगे वो हम आगे देखेंगे। तो एक बार आप ये लिखिए कि सांगा के बाद में क्या स्थिति है, ये लिखिए। और ये जो हमने रतन सिंह लिखा है ना केवल, तो ये रतन सिंह द्वितीय है। जब केवल रतन सिंह नाम लिखा जाता है ना तो रतन सिंह सेकंड लिखा जाता है। जब आगे राणा लगा देते हैं तो राणा रतन सिंह हो जाता है, क्योंकि मेवाड़ के अंदर रतन सिंह और भी एक राजा बना है अलाउद्दीन खिलजी के समय जब आक्रमण हुआ था। तो वो रावल रतन सिंह है, ये राणा रतन सिंह है। रतन सिंह की बात हो तो वो फर्स्ट है, ये सेकंड है। लिखिए आगे, चलिए अब आप हेडिंग डालिए महाराणा रतन सिंह। महाराणा रतन सिंह ओब्लिक करके आपको लिखना है रतन सिंह सेकंड। टाइमिंग आपको पता ही है 1500, टाइमिंग याद रखनी है 28 से लेकर 31। रतन सिंह के बारे में बात करते हैं तो वैसे आप देखेंगे रतन सिंह का टाइमिंग भी इतना ज्यादा नहीं रहा, और इस बंदे की भी दुश्मनी उस बंदे के साथ थी जिसके हाथ जो है वो घुटनों से ज्यादा लंबे थे। मतलब ये बंदा का जगह हाथ है नहीं, इस घुटने से वहां तक जाते थे, पिंडी तक, उससे दुश्मनी थी। और सोचो हाथ में तलवार ले चलाओ देना, जब गोपालपुरा बाईपास रोड ई रोड भी रोड बुरे तो गर्दन फाड़ दे, समझे। ऐसा कोई है, जानते हैं आप इतिहास में कोई ऐसा बंदा हुआ है जिसके जो हाथ है वो घुटनों से भी लंबे थे। वह है बूंदी का सूरजमल हाड़ा। बूंदी का दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों के पिता जो है वो भी आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। यानी कि रतन सिंह के पिता कौन, सांगा, और उसके पिता नारायण दास, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये भी अच्छे दोस्त थे। बीच में आई थी कछावा राजकुमारी, जिसे शादी करना चाहते थे कौन, रतन सिंह। लेकिन शादी हुई किसके साथ थी, सूरजमल के साथ। सूरजमल हाड़ा को पता नहीं था। हुआ क्या था कि उस राजकुमारी और रतन सिंह का बचपन में विवाह हो गया था। तो जैसे 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 बड़े होते गए बताया नहीं। अच्छा, दोनों ने आपस में बचपन में शादी की थी, जैसे बॉलीवुड मूवियों में आप देखते हैं ना कि तुम मेरे साथ रहोगी क्या जब तक बड़े होंगे। टाबर वजन खेल लिया करें। हालांकि जैसे हम टाबर थे तो आपस ज्यादातर कहीं खेलता, चोर पुलिस, में था चोर। वैसे गुड्डू गुडियों खेल होता है। कहते हैं उस समय इन्होंने शादी कर ली थी, फिर आगे जैसे जैसे बड़े हुए उस हिसाब से रिश्ते से चलते रहे, लेकिन घर वालों को कभी बताया नहीं। तो उधर उनके पिता को पता नहीं था कि मतलब बेटी की ने आपस में शादी कर ली, तो उन्होंने शादी कर दी किसके साथ, सूरजमल हाड़ा के साथ। पीछे से पता चला किसको, रतन सिंह को। तो रतन सिंह इस बात से नाराज हो गया। रतन सिंह के समय मेवाड़ के अंदर एक शुरुआत होती है उत्सव की, जिसका नाम है एहरिया उत्सव। यही है रतन सिंह से कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो एक तो सांगा के बाद में कौन बने, रतन सिंह। और एक याद रखिएगा कौन से उत्सव की शुरुआत होती है, एहरिया उत्सव। याद रखिएगा ये बसंत ऋतु में खेला जाता है। क्या होता है एहरिया उत्सव, एहरिया उत्सव होता है कि बसंत ऋतु के समय मेवाड़ का जो शासक है वो अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सबको बुलाता है और शिकार खेलने जाता है। जंगली सुअरों का क्या क्या करते थे, हालांकि सुअर क्यों और भी कोई आ जाए तो ठीक है। वैसे भी आप जब वन्य जीव पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर जियोग्राफी में, तब पहली बात यही पढ़ते हैं कि आजादी से पहले शिकारियों का स्वर्ग जिस स्थल को कहा जाता था वो राजस्थान है। आज राजस्थान के अंदर जितने आप 27 अभियान देखते हैं ना, ये सारे के सारे पहले क्या थे, आखेट स्थल थे। राजा महाराजाओं ने शिकार खेलने के लिए बनाए थे, उस पर चढ़ते और शिकार करते। इसलिए तो हमारे राजस्थान में एक शैली भी है जिसका नाम शिकार शैली है। कौन सी, कोटा। कोटा पढ़ते हैं कि राजाओं के साथ रानियां भी जाया करती थी। तो एहरिया उत्सव, एहरिया उत्सव जो कि बसंत ऋतु में होता है, ये क्या होता है, सबसे पहले तो मेवाड़ का शासक
अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मिलकर शिकार खेलने जाते थे। शिकार खेलने जाते थे। तो कहते हैं कि रतन सिंह ने इसी प्रकार के उत्सव का आयोजन किया जिसका नाम क्या है, अहरिया उत्सव। ये किसके समय शुरू हो रहा है? इससे पहले नहीं था ये, रतन सिंह के समय ही इसकी शुरुआत होती है। आगे जब आप मेवाड़ के महाराणा राज सिंह पढ़ेंगे तो उनके समय पढ़ेंगे टिक्का दौड़ उत्सव, यानी कि साल का पहला शिकार जो अपनी रियासत के बाहर जाकर किया जाता है। तो उसमें बिजी होंगे राज सिंह, तभी तो वो जा नहीं पाएंगे कौन से युद्ध में, शाहजहां के पुत्र दारा और औरंगजेब के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष होगा, इसलिए तो औरंगजेब को सोगा और 6000 की क्या देगा, मनसबदार, वो आगे की। तो एक ये उत्सव है जिसका नाम है अहरिया उत्सव। तो इस अहरिया उत्सव के अंदर याद रखिएगा, रतन सिंह ने बूंदी के सूरजमल हाड़ा को बुलाया और कहते हैं कि ये दोनों शिकार खेलते खेलते एक साथ दौड़ रहे थे, घोड़े पर बैठे हुए थे, एक साथ दौड़ रहे थे। कहते हैं रतन सिंह ने उसी दौड़ के तहत सूरजमल हाड़ा पर तलवार से वार किया, सूरजमल हाड़ा बच गया। सूरजमल हाड़ा के जो हाथ हैं वो घुटनों से भी ज्यादा लंबे हैं। जब इन्होंने वार किया तो रतन सिंह की हत्या कर दी। तो इस अहरिया उत्सव के तहत रतन सिंह ने पहले इस पर हमला किया, लेकिन बाद में सूरजमल ने किस पर, रतन सिंह। तो रतन सिंह मारा गया, को बुलाया, वे संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष में याद रखिएगा रतन सिंह मारा गया। लिखो, तो पूछ ले कभी ऐसा कोई क्वेश्चन, याद रखिएगा। अच्छा, ओके ओके शामलाल, ठीक है। कोई नहीं श्यामलाल, कोई नहीं, आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मस्त रहिए आप, नहीं तो जिमन जानो बाहर। लिख लिया? तो बस ये भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा अहरिया उत्सव की शुरुआत किसके समय हुई, रतन सिंह के समय, और इसी अहरिया उत्सव के तहत मृत्यु हुई किसके साथ संघर्ष करते हुए, बूंदी के, नाम आएगा कि नहीं आएगा इतना जरूर याद रखिए, बूंदी का हाड़ा शासक, ठीक है। चलिए, बस रतन सिंह के बारे में और कोई बात है भी नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वो है आपके राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य का टाइमिंग आप देखेंगे तो 1531 से लेकर 36 तक है। राणा विक्रमादित्य याद अल्प आयु में शासक, अल्प आयु में क्या बने हैं, शासक। आपने एक मूवी देखी हो, मतलब मूवी देखने का शौक हो तो कभी देखा होगा, एक मूवी है कोहिनूर। अरे देखो देखो, किसकी है, गोविंदा की है। ऐसे शौक है बंदे को, मुझे जैसे देखना था, कितनी देख ली गोविंदा की, मजाक कर रहा हूं, देखना चाहिए, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो जो मूवी है ना, उस मूवी के अंदर ये पूरा दृश्य दर्शाया गया है, जहां पर उसका जो मामा होता है वो हत्या कर देता है। उसी प्रकार यहां पर सीन है, यहां पर राणा विक्रमादित्य की हत्या करने आएगा कौन, बनवीर। वो इसकी हत्या करेगा, किसकी, विक्रमादित्य की। वो हत्या करना चाहेगा किसकी, उदय सिंह की, लेकिन बीच में बचाने आएगी कौन, पन्नाधाय। वो उस पूरी मूवी का सीन है। तो अल्प आयु में शासक बने, इसीलिए इनका जो प्रशासन है या इनकी जो संरक्षिका है वो याद रखिएगा इसकी मां बनी है। ऐसा इतिहास में एक बार और आप पढ़ेंगे, एक बार आप और पढ़ेंगे कि अल्प आयु में राजा बने हैं और उनकी संरक्षिका भी एक उनकी मां बनी है। कौन है, और वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जिनका जन्म तो हुआ था 1166 के अंदर, लेकिन वो राजा बन गए थे 1177 के अंदर, 11 वर्ष की आयु में। इसलिए उनका जो प्रारंभिक शासनकाल है वो उसकी मां ने चलाया था, जिसका नाम क्या है, पृथ्वीराज तृतीय की मम्मी का नाम क्या है, नहीं पढ़ा, कर्पूरी देवी। कौन थी, तो इसकी मम्मी कौन है, यस, इसकी मां जो है वो याद रखिएगा
हाड़ी रानी कर्मावती। तो संरक्षिका जो है वो इसकी मम्मी है, जिसका नाम क्या है? कर्मावती। याद रखिएगा, इसी कर्मावती ने विक्रमादित्य को राजा बनाने के लिए बाबर से सहायता मांगी। पहले मांगी थी, अभी नहीं, क्योंकि 30 में तो स्वयं इसकी मृत्यु हो चुकी है बाबर की। इससे पहले मांगी थी जब सांगा की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में सहायता मांगी। यहां पर एक लिखना आप, बाबर ने कर्मावती को बेटी कहकर संबोधित किया। लिखो, कर्मावती प्रशासन चला रही है, इसका मतलब आसपास के जो लोग हैं वो यही चाहेंगे कि मौका है लूट लो, क्योंकि यहां का जो शासक है वो तो बच्चा है और मां किसी गाय पर है। वही सोच रहे हैं, यही सोच है गुजरात के बहादुर शाह की। इसीलिए गुजरात का जो बहादुर शाह है वो इस कर्मावती पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। कर्मावती को पता चल जाता है, तो कर्मावती संदेश पहुंचवाती है उसके पास में कि भाई आक्रमण करना ही क्यों चाह रहा है, मतलब आप बीच में एडो कहीं जो आक्रमण करना। तो वो गुजरात का बहादुर शाह है, वो कह रहा है कि मैं तो आक्रमण कर रहा हूं धन के लिए, मुझे धन चाहिए। तब कहते हैं कर्मावती ने रणथंभौर किले की चाबियां दी थी उसे कि ये ले, जितना चाहिए उतना ले जा। सुर खोलिया डोर भर लिया गड्ढा ले गो, लेकिन यहाँ को धन किताब दिन चाले भाई, 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, अब अर्थात जो बाहर निकलो जो थाना 500 नोट लाद गो तो खत्म है 1 घंटा। वो सिंपल सी बात, इसमें क्या है। तो वो रणथंभौर किले से धन लेके गया, 6 महीने के बाद समाप्त हो गया, ये बस चलो वापस। तो वापस दूसरी बार और आक्रमण की चेष्टा करता है। उस बार वो स्वयं कहता है, कर्मावती से संदेश पहुंचवाता है कि पिछली बार जिस प्रकार आपने रणथंभौर किले की चाबियां दी है, इस बार आप ऐसा करिए चित्तौड़ किले की चाबियां दे दीजिए। तो कर्मावती ने सोचा कि यदि चित्तौड़ किले की चाबियां दे देंगे, वही सरकार वाली बात है जी, कौन सी, खजाना खाली है। खजाना खुद नहीं खाली किया है, बाकी खाली नहीं है, तो ऐसे तो मतलब खजाना सारा खत्म हो जाएगा, फिर राजा कहेंगे। तब कर्मावती, बाबर ने जो कर्मावती को बेटी कहकर संबोधित किया है, इसीलिए कर्मावती हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगती है गुजरात के बहादुर शाह के समय। पहली बार वो जब आक्रमण की प्लानिंग करता है वो तो बात है 1533 की, और जब आक्रमण करता है तो वो घटना है 1534 की, और कर्मावती जब जोहर करेगी वो घटना है 8 मार्च 1535 की। और ये जानकारी किसमें है, ये क्वेश्चन पूछा तो ये लिखा हुआ है पूर्व के ताम्रपत्र में। तो कर्मावती बस इसी वजह से बेटी कहा था बाबर ने, इसीलिए कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आप बस इतनी सी हेडिंग लगा लीजिए कि गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण, गुजरात के बहादुर शाह का चित्तौड़ पर क्या होगा, आक्रमण होगा। चलो बाकी की चर्चा करेंगे कल।